की क्लासेस सैटरडे एंड संडे 3 PM ऑनवर्ड्स होंगी, जो कि बेसिक से एक्सपर्ट लेवल के उसके अंदर जो फीचर्स हैं बेसिक्स टू एक्सपर्ट लेवल का हम एक लेवल एक रास्ता यहाँ पर तय करेंगे अपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम। वीकली स्टॉक वॉच लिस्ट दी जाएगी लर्निंग के लिए, 1-to-1 गाइडेंस आपको अवेलेबल होगी और जिसका हमने एक मिनिमम फीस जो 1000 पर मंथ है वो चार्ज करते हैं। हम पहले हमने सोचा था कि हम फ्री में इसको फ्री में एक तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन डिसिप्लिन के लिए हमने एक मिनिमल फ़ीस यहाँ पर 1000 रुपीज़ चार्ज किए। ड्यूरेशन हम सोचते हैं कि 6 महीने तक, 6 महीने का एक टाइम पीरियड आपको लर्निंग के लिए यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। स्टॉक मार्केट में जाने से पहले दोस्तों हमारे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, मिथ्स होते हैं या रॉन्ग अजम्पशंस होती हैं, उन सबको रिमूव करने की कोशिश मैं आज करूंगा आपके साथ कि स्टॉक मार्केट से लोग दूर क्यों भागते हैं। उनके कुछ मिथ हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ रॉन्ग अजम्पशंस हैं। जो पहली रॉन्ग अजम्पशंस है दोस्तों वो है स्टॉक मार्केट इज़ ए गैम्बल। स्टॉक मार्केट जो कि मेरे नज़रिए में बिल्कुल भी गैम्बल नहीं है, क्योंकि आप अगर स्टॉक मार्केट के एक तरीके से थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं तो स्टॉक मार्केट में एक किसी स्टॉक का एक्सचेंज होता है, और जो सट्टा में या गैम्बलिंग में या उस वजह मतलब जुएबाजी में कोई भी चीज़ आदान प्रदान नहीं की जाती है, सिर्फ स्पेकुलेटिव मूव होता है कि ये हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर सकते हैं यहाँ पर कि क्रिकेट के अगर सट्टे की बात करें कि IPL अगर दिल्ली जीत जाए तो मैं 1000 रुपीज़ मिस्टर बी को दूंगा, अगर जीत गई तो मैं 1000 दूंगा, अगर हार गई तो वो 1000 देंगे। तो उसमें सिर्फ एक स्पेकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, अपना अंदाज़ा लगा रहे हैं, और एक तरीके से जुए में कोई भी हम किसी भी कमोडिटी का या थिंग का आदान प्रदान नहीं करते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में एक कमोडिटी जिसे हम स्टॉक बोलते हैं वो ट्रांसफ़र की जाती है बायर्स और सेलर्स के बीच में, और दूसरा यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स लोग हैं वो वैल्यूएशन के लिए वैल्यू बाइंग करते हैं, यानी कि कोई चीज़ उन्हें ऐसा लगता है कि कम रेट पर मिल रही है तो वो उसको ख़रीद लेते हैं, और जब उसका रेट बढ़ जाता है तो उसको सेल करते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी गैम्बल नहीं है, और लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल भी नहीं है। शॉर्ट टर्म में भी आप एक टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस जो एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है उसके थ्रू आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों दूसरा जो मिथ है, प्रॉब्लम है, पहला स्टॉक मार्केट इज़ ए गैम्बल जो कि नहीं है। दूसरा नीड फाइनेंस बैकग्राउंड, यानी कि हमें स्टॉक मार्केट में फाइनेंस बैकग्राउंड की ज़रूरत है अगर पैसा कमाना है। दोस्तों ये भी बिल्कुल गलत एजम्पशन है स्टॉक मार्केट को लेके, क्योंकि हमारे पास लाइव एग्जाम्पल्स हैं टॉप 10 सक्सेसफुल ट्रेडर्स के जो इंडिया के हैं और वर्ल्ड के हैं। उनके अंदर मेजॉरिटी जो है वो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड की है, और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, बिलियनर्स बन चुके हैं। जैसा कि वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो वारेन बफेट हैं। वारेन बफेट का नाम स्टॉक मार्केट में सबसे बड़े स्टॉक एनालिस्ट के ऊपर आता है, उन्होंने बहुत मिलियंस रुपीस अर्न किए हैं। दूसरा अगर हम इंडिया की बात करें तो पोरिंजी वैलियाथ हैं। पोरिंजी वैलियाथ एक्चुअली साउथ से बिलोंग करते हैं, और वो वैल्यू इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं, यानी कि स्टॉक को अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को खरीदते हैं और एक हाई लेवल पर जाकर बेचते हैं, जो कि टॉप 10 में जो LLB बैकग्राउंड से हैं। ऐसे ही राकेश दमानी, राधा कृष्ण दमानी, ये सब लोग नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं और एक अच्छी स्टॉक मार्केट में पकड़ रखते हैं और अच्छे पैसे यहाँ से इन लोगों ने कमाए हैं। तीसरा जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं या हम सोचते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में कि यहाँ पर ज़्यादा पैसा और बड़े लोग स्टॉक मार्केट में काम है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है।
जो भी आज बड़ा बना है या जिसके पास भी ज़्यादा धन है, स्टॉक मार्केट में कमाया, उसने धीरे धीरे ही उस स्टॉक मार्केट में एंट्री की है। इवन आप 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, और मैं तो ये कहूँगा कि आप छोटे अमाउंट से ही शुरुआत में, जैसे आप 10,000 या 1000 का कोई टिकट साइज़ आप ले लें और उसके साथ धीरे धीरे ही स्टार्ट करें। ये एक रिकमेंडेशन भी है, और कोई बड़ा अमाउंट एकदम से नहीं डालना चाहिए, और ना ही बड़े अमाउंट लाख और करोड़ की हमें यहाँ पर ज़रूरत है। फोर्थ जो एक मिथ है, रॉन्ग अजम्पशन है स्टॉक मार्केट के बारे में, वो है कि जो बिग हैं या रिनाउंड कंपनीज हैं वो हमें गुड रिटर्न्स प्रोवाइड नहीं करती हैं। लेकिन आपके सामने आज जीता जागता एग्जाम्पल है रिलायंस का, जो 800 रुपये का शेयर था 4 महीने पहले, आज 2300 रुपये का शेयर है। बहुत सारी स्टॉक्स हैं, इन्फोसिस है, विप्रो है, ये सब बड़े नाम हैं। जैसे आईटी सेक्टर की बात करें तो मारुति की बात कर लें, अगर ऑटो सेक्टर की, तो ये सब बड़े नाम है और अच्छा रिटर्न इन्होंने कमा कर दिया है पिछले 2 साल में। अगर आप देखोगे तो जाकर मार्केट में अप्स एंड डाउन आते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आप शुरुआत में तो बड़े ही रिनाउंड कंपनी के साथ जाएं, भले ही कम रिटर्न मिले, लेकिन आप एक स्टेबिलिटी, अपना कैपिटल प्रोटेक्शन, जो कि मैं सबसे पहला धर्म मानता हूँ स्टॉक मार्केट में आने से पहले। अगर मैंने 100 रुपये स्टॉक मार्केट में लगाए हैं तो मेरे 100 एटलीस्ट प्रोटेक्ट हों, चाहे मैं प्रॉफिट कमाऊँ या ना कमाऊँ। लेकिन थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही है, लेकिन फिर भी हम रिनाउंड और बिग कंपनी से अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर कमा सकते हैं। ये भी एक रॉन्ग अजम्पशन थी जो मैंने आपको बताया। फिर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और मेन रीज़न है लॉसेस का, रिटेल इन्वेस्टर का खासकर, वो है कि टिप्स वर्क करती हैं। किसी फ्रेंड ने आपको टिप दे दी, या किसी से मैसेज के थ्रू आपने कोई टिप ले ली, या आपने सोशल मीडिया से टिप ले ली, यूट्यूब से, फेसबुक से, इन सब जगह से अगर आपने कोई टिप ले ली और वहाँ से आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो मैं मानता हूँ कि 80% आपको लॉसेस होंगे और 20% आप प्रॉफिट में रहेंगे। और ये बहुत बड़ा रीज़न है लॉसेस का, यहाँ पर टिप के थ्रू रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाया जाता है। तो ये 5 हमने मिथ्स, जो कि रॉन्ग अजम्पशंस हैं स्टॉक मार्केट के प्रति, लोगों की गलत धारणाएं हैं, वो हमने यहाँ पर डिस्कस की अभी तक। स्टॉक मार्केट इज़ ए गैम्बल विच इज़ नॉट, एक्चुअल में नहीं है वो। नीट फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ चाहिए तो फाइनेंस टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि स्टॉक मार्केट के लर्निंग के बेसिक्स हैं, वो आपको समझने हैं, जानने हैं, और आप स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। फिर बिग अमाउंट हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, नहीं चाहिए हमें कोई बड़ा अमाउंट, या हमें बड़ा होना, रिच होना ज़रूरी नहीं है इतना कि हम स्टॉक मार्केट में तभी पैसा कमा पाएंगे। 4th नंबर पर रिनाउंड कंपनीज, बिग रिनाउंड कंपनी हमें कभी अच्छा रिटर्न नहीं प्रोवाइड करती। तो मैंने आपके सामने 3-4 एग्जांपल यहाँ पर रिलायंस, इन्फोसिस, विप्रो और मारुति के दिए, जो अच्छा रिटर्न दे रही हैं। टिप कभी भी काम, टिप वर्क्स हियर, तो मेरे नज़रिए में टिप काम नहीं करती हैं। इवन मैं तो इनके अगेंस्ट हूँ कि टिप के थ्रू आपको स्टॉक मार्केट में कभी भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है स्टॉक मार्केट में जो कुछ लोगों को पहले पता चल जाती है, तो वो एक अलग एस्पेक्ट है, लेकिन टिप कभी भी काम नहीं करती। तो आइए अब दूसरा टॉपिक जो हमारा आज का है इस इंट्रोडक्टरी क्लास में, वो है व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट को अगर मैं सिंपल भाषा में, एक लेमैन भाषा की में समझाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर बहुत ही आसान है। आप जैसे अदर मार्केट्स हैं, चाहे वो कार मार्केट हो, सब्जी का बाज़ार हो, या किसी ग्रेन का मार्केट हो, या कोई मंडी हो, जनरल मंडी हो, उस तरीके से जहाँ वहाँ पर, जैसे वहाँ पर एक्सचेंज होता है कमोडिटीज़ का, ऐसे ही स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स, स्टॉक मीन्स शेयर्स, जो कंपनी के शेयर्स होते हैं उनका आदान प्रदान होता है बायर और सेलर के बीच में। यहाँ पर भी एक बायर होता है और एक सेलर होता है। जो चीज़ इसे डिफरेंट करती है थोड़ा सा अदर मार्केट से, वो है 2 स्टेक होल्डर्स, जो 2 मोर स्टॉक होल्डर्स यहाँ पर आते हैं, जिनका होना बहुत ज़रूरी है अगर हमें स्टॉक मार्केट में एक दूसरे को एक्सचेंज करना है, बायर और सेलर को एक्सचेंज करना है स्टॉक्स को। फर्स्ट है ब्रोकर, जिसके यहाँ आप डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं। सेकंड वन है एक्सचेंज, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज।
इनके बारे में आगे चर्चा कर लेंगे हम, लेकिन हमें मेनली 4 स्टेक होल्डर्स यहाँ पर होते हैं। एक बायर होता है, एक सेलर, ब्रोकर जिसके थ्रू हम अपना ऑर्डर लगाते हैं, जिसका प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, और एक एक्सचेंज होता है जो कि दोनों पार्टीज़ के बीच में एक तरीके से काउंटर का काम करता है। जैसे हम लोग किसी टेबल पे बैठ के सौदा करते हैं, ऐसे ही एक्सचेंज हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। हम ब्रोकर को सौदा डालते हैं, ब्रोकर मेंबर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के, वो अपने एक्सचेंज को सौदा लगाते हैं, जो भी हम बाई या सेल का सौदा अगर हम डाल रहे हैं, और फिर वहाँ से दूसरे ब्रोकर के पास जाता है और देन सेलर के पास जाता है। तो यहाँ पर मेनली बायर सेलर, बायर यहाँ पर रहता है, फिर उसके बाद एक ब्रोकर रहता है, फिर उसके बाद एक एक्सचेंज रहता है, देन यहाँ पर फिर ब्रोकर रहता है जो कि सेलर का ब्रोकर है, और यहाँ पर सेलर बैठा हुआ है। तो ये 2 पार्टियाँ यहाँ पर काम करती हैं। तो मेनली 4 स्टेक होल्डर्स यहाँ पर हैं। यहाँ पर भी डिमांड एंड सप्लाई काम करती है जैसे कि नॉर्मल मार्केट में काम करती है, और हम अपनी स्टॉक मार्केट की लर्निंग में इन दोनों चीज़ के ही इर्द गिर्द रहने की कोशिश करेंगे कि डिमांड कहाँ पर है स्टॉक की और सप्लाई कहाँ पर है। तो कंपनी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है, और मेंबर्स ब्रोकर्स जो हैं स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स होते हैं। तो हमने अभी तक ये जान लिया कि स्टॉक मार्केट है क्या। अब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट के कितने प्रकार की होती है या टाइप्स क्या हैं, थोड़ा सा समझने के लिए इसका यहाँ पर रेलिवेंस है। देखिए, स्टॉक मार्केट को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट हम क्यों बोलते हैं उसको, इसलिए बोलते हैं कि कंपनी जब फर्स्ट टाइम लिस्ट होती है, जैसे हम आईपीओ लाते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर जिसे हम बोलते हैं, तो वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू उसकी एंट्री होती है। उसमें वन वे होता है। कंपनी अपने मान लीजिए 1 लाख शेयर उसको लिस्ट कराने हैं, तो कंपनी 1 लाख शेयर्स प्राइमरी मार्केट में फ्लोट कर देगी। उसके बाद आप उसके बिड लगाओगे, जैसा कि अभी हमने हैप्पीएस्ट माइंड जो एक आईटी कंपनी है उसका आईपीओ आया था, तो उसके बारे में चर्चा भी की थी, जो हमारे पहले से स्टॉक मार्केट की फैमिली है। तो वहाँ पे बिड लगाते हैं जिसको लॉटरी के थ्रू अलॉट किया जाता है, यानी कि आप वहाँ पर अपना प्राइस नहीं लगा सकते, पहले से ही एक प्राइस बैंड फिक्स होता है, और उसमें आपको एक तरीके से शेयर्स अलॉट होते हैं। और जब वो अलॉटमेंट हो जाता है एक बार, तो उसको बोलते हैं कंपनी लिस्ट हो गई है, और शेयर सारे स्टॉक एक्सचेंज पर एक तरीके से सेकेंडरी मार्केट में आ जाते हैं, जो कि हमारी पढ़ाई का, जो भी हमारी स्टॉक मार्केट लर्निंग है उसका फोकस केवल और केवल सेकेंडरी मार्केट पर रहेगा। यही हमारा फोकस है, यही हमारे लिए स्टॉक मार्केट है। सिर्फ मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन समझाने की कोशिश की है ताकि आपको ये टर्म्स आनी चाहिए कि आईपीओ कहाँ पर आता है, आईपीओ कैसे आता है, और दूसरा सेकेंडरी मार्केट में एक्सचेंज में कैसे जाता है जब एक बार लिस्ट हो जाती है कंपनी। तो आफ्टर गेटिंग लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, नॉर्मल एक्सचेंज एक तरीके से स्टॉक का आदान प्रदान होने लगता है, जैसे कि नॉर्मल एक मार्केट में होता है। बायर सेलर्स आ जाते हैं और उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से बाइंग सेलिंग, और डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से उसकी बाइंग सेलिंग नॉर्मल वे में होने लगती है। फिर बात करते हैं कि अगर हमें स्टॉक मार्केट समझ में आ गई है कि स्टॉक मार्केट है क्या और स्टॉक मार्केट कितने टाइप्स की होती है, तो हम कैसे एंट्री करें, उसमें कितने तरीके के ट्रेड्स होते हैं स्टॉक मार्केट में। देखिए, 2 तरीके के लोग स्टॉक मार्केट में हैं जो भी आते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए। वो 2 टाइप्स के पीपल होते हैं, 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं इन्वेस्टर्स, दूसरे होते हैं ट्रेडर। इन्वेस्टर इसलिए मैं यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक को खरीदते हैं और वो वैल्यू बाइंग करते हैं। वैल्यू बाइंग का मतलब यहाँ पर होता है कि वो किसी स्टॉक को, जो कि उन्हें लगता है कि ये स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है, और उसको वो उस प्राइस पर ख़रीदते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से ले लेते हैं, ख़रीद लेते हैं, और उन्हें लगता है कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं इस कंपनी के या इस स्टॉक के, और आगे जाके इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। तो वो 2-3 साल, 4 साल, 5 साल या 1 साल
उस हिसाब से अपने टाइम होराइजन के हिसाब से खरीदते हैं और उसको बोलते हैं हम लोग वैल्यू बाइंग, और उसके बाद उसको सेल कर देते हैं जबकि उनको लगता है कि ये अब स्टॉक अच्छी वैल्यू पर आ चुका है। सेकंड होते हैं ट्रेडर्स। ट्रेडर्स लाइक वो नॉर्मल बिजनेस की तरह मार्केट को ट्रीट करते हैं, उनके लिए बिजनेस है वो। जैसे हम लोग अपना एक कोई कमोडिटी में या रिटेल में या होलसेल में बिजनेस करते हैं, या बहुत सारी मतलब दुकानें स्पेसिफिक होती हैं कुछ एक तरीके से, जैसे परचून की जनरल स्टोर्स होते हैं, उस तरीके से वो लोग एज ए ट्रेडर यहाँ पर आते हैं और स्टॉक्स को खरीदते हैं और बेचते हैं डेली बेसिस पर। और वो तीन तरीके से, तीन प्रोडक्ट्स को मेनली यहाँ पर यूज़ करते हैं। एक तो शेयर्स होते हैं, एक फ्यूचर्स और एक ऑप्शंस। इनके बारे में आने वाली क्लासेस में हम समझ लेंगे, लेकिन अभी आप शेयर्स का समझ लीजिए कि शेयर्स को डेली बेसिस पर खरीदते बेचते हैं, या एक दिन खरीद लेते हैं दूसरे दिन बेच देते हैं। तो इस तरीके से वो एक नॉर्मल बिजनेस की तरह उनका एक मेन मतलब अर्निंग का साधन होता है स्टॉक मार्केट। तो दो ही तरीके के लोग आते हैं और उनके बेसिस पर हमने टाइम होराइजन के बेसिस पर यहाँ पर उन दोनों लोगों के लिए 5 तरीके के ट्रेड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। पहला होता है स्कैल्पिंग, कि आप स्टॉक मतलब ट्रेड का मतलब यहाँ पर है कि आप कैसे एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं, टाइम होराइजन के बेसिस पर कैसे स्टॉक मार्केट से आप अर्निंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग दोस्तों होता है कि बहुत सबसे शॉर्ट टर्म ट्रेड है ये। शॉर्ट टर्म का मतलब बहुत ही, ये दिन के अंदर कुछ घंटों का सबसे मतलब आवर्स या मिनट्स का खेल है यहाँ पर। और ये यहाँ पर हाईली एक्सपर्ट और जिनके पास हाईली एक्सपर्ट हो या वो खुद से टेक्निकली बहुत एडवांस लेवल पर हो, तो वो कुछ छोटा सा मूव कैप्चर करते हैं 2 रुपये का या 4 रुपये का स्टॉक में। आप अगर स्टॉक मार्केट में डेली थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत छोटे छोटे मूव्स किसी भी स्टॉक में मिल जाएंगे, तो वो उन मूव्स को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो ये डे का भी कुछ हिस्से में ट्रेड करने को बोलते हैं हम लोग स्कैल्पिंग। सेकंड आता है हमारे लिए इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब है कि हम विद इन द डे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे विद इन डे, यानी कि हम सुबह खरीदेंगे और शाम तक अपना जब भी 3:30 बजे से पहले पहले अपने पोजीशन जो भी हमने खरीदा है या बेचा है उसको स्क्वायर ऑफ मतलब उसको पोजीशन को अपनी को क्लोज कर देंगे एक तरीके से। स्कैल्पिंग में विद इन आवर या विद इन मिनट्स या विद इन 15 मिनट्स 2 आवर्स हम लोग स्कैल्पिंग में क्लोज कर देते हैं। तो इंट्राडे का छोटा पार्ट को हम स्कैल्पिंग बोलते हैं और इंट्राडे को बोलते हैं डे ट्रेडिंग, यानी कि दिन के अंदर हमने सुबह खरीदा और शाम को बेचा एक नॉर्मल बिजनेसमैन की तरह। फिर आता है BTST या STBT। BTST मतलब बाई टूडे सेल टुमारो और STBT मतलब सेल टूडे बाई टुमारो। तो अभी क्या है कि आज हमने खरीदा कोई स्टॉक और कल वो बेच दिया, तो उसको बोलते हैं BTST। ये भी एक हमें लगता है कि आज उसकी जो स्टॉक की जो वैल्यू है वो सस्ती है, सस्ते रेट पर मिल रहा है। अगर हम प्रेडिक्ट करते हैं या अपना एनालिसिस के बेसिस पर हम ये पहले से पता लगा लेते हैं कि कल इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो हम लोग आज खरीद लेते हैं और कल उसको सेल कर देते हैं, वहाँ से एक प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। फिर आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है कि हमने कुछ दिनों के लिए उस स्टॉक को अपने यहाँ फॉर सम डेज अपने डिलीवरी में उसको खरीद लिया है। एक तरीके से आज खरीद लिया, हमें लगता है कि अभी 10 दिन के 15 दिन के अंदर इसमें कोई मूव आने वाला है। उस मूव को कैप्चर करने के लिए हमने उस स्टॉक को 10 से 15 दिन अपने पास रखा, 20 दिन या 1 महीना मिनिमम, ये मतलब 2-3 महीने तक का एक होराइजन को हम लोग बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग क्यों वर्ड यूज हुआ? स्विंग मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर आने वाला है, मूव आने वाला है, उसको कैप्चर करना है। हो सकता है वो 10 दिन में आ जाए, 15 दिन में, 20 में, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में। तो हम लोग उसको खरीद लेते हैं। उसको जब इस तरीके के ट्रेड को हम लोग अपनी स्टॉक मार्केट की भाषा में स्विंग ट्रेड बोलते हैं। देन कम्स द लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये उन लोगों के लिए है जिनके बारे में मैंने पहले बात की कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो कंपनी के साथ उसकी वैल्यू को बाई करते हैं। उनको लगता है कि अभी अंडर वैल्यूड स्टॉक है और उसको कुछ समय बाद, साल भर बाद, 6 महीने बाद या 2 साल बाद, जिस हिसाब से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस से या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस से वो लोग खरीद लेते हैं
और उस वैल्यू बाइंग के थ्रू जब उन्हें लगता है कि वैल्यू अच्छे रेट पर आ गई तो उस समय सेल कर देती हैं। तो ये 5 तरीके से हम लोग अपनी स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं: स्कैल्पिंग, इंट्राडे, BTST, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब हमें स्टॉक मार्केट में एंट्री करने से पहले बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, यानी कि इन ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने से पहले हमारे लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। हमारे पास एक ही रिक्वायरमेंट है मेनली, उसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मतलब डिवाइड किया। एक तो आपको एक अच्छा सा ब्रोकर चूज़ करना है और उसके यहाँ जाकर अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवाना है। सिर्फ ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। जब आप एक अच्छा ब्रोकर चूज़ कर लेंगे, उसके यहाँ पर अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवा लेंगे। डीमैट अकाउंट एक तरीके से बैंक अकाउंट होता है, जैसे बैंक में आपका पैसा पड़ा रहता है, डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स उसके अंदर रखे जाते हैं डिजिटल फॉर्म में। इसकी फुल फॉर्म होती है डीमैटेलाइज। तो डीमैटेलाइज मतलब मटेरियल नहीं है, आप देख नहीं पा रहे हैं उसे, एक तरीके से कोडिंग में वो शेयर्स आपके पड़े हुए हैं। अब ब्रोकर को, अच्छे ब्रोकर को कैसे चूज़ करें? इंडिया में 2 टाइप्स के ब्रोकर हैं, एक है डिस्काउंटेड ब्रोकर और दूसरे हैं फुल सर्विस ब्रोकर। डिस्काउंटेड ब्रोकर आपको एक प्लेटफॉर्म ऑनलाइन और एक मोबाइल ऐप दे देंगे, और फुल सर्विस ब्रोकर आपको टेलीफोन की एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी और ट्रेड आप टेलीफोन के थ्रू भी, मोबाइल कॉल करके भी आप कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फुल सर्विस ब्रोकर मिलेगा, मतलब कोई प्रॉब्लम आई तो आपका रियल टाइम सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन जो डिस्काउंटेड ब्रोकर हैं आप उनसे 1-to-1 इंटरेक्ट नहीं हो सकते। तो फुल सर्विस ब्रोकर थोड़ा सा उनका ब्रोकरेज ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पर आपको सर्विस एक्स्ट्रा मिलती हैं, और डिस्काउंटेड ब्रोकर में सर्विस नहीं मिलती तो आपका ब्रोकरेज थोड़ा सा कम होता है। अब कैसे चूज़ करें? देखिए, दो मेन चीज़ जो आपको माइंड में रखनी है कभी भी आप एक ब्रोकर चूज़ करते हैं। पहला है, जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट मैंने आपको सबसे पहली बात बताई कि कैपिटल आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रोटेक्शन, या शेयर्स जो आपकी कैपिटल बन जाती है। शेयर्स आपने जो खरीदे वो आपके प्रोटेक्ट रहने चाहिए, यानी कि वो कहीं पर भी किसी भी तरीके से उनका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। जैसा कि अभी कार्वी का केस हुआ, उसने लोगों के शेयर्स कहीं पर बैंकों में प्लेस कर लिए, पावर ऑफ अटॉर्नी का गलत इस्तेमाल कर लिया, और अभी एक 1000 करोड़ का केस मुंबई के किसी छोटे से ब्रोकर का आया, वो भी एक डिस्काउंट ब्रोकर था। वो लोगों को ल्योर करता था थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम, 1000 करोड़ रुपए लेकर भाग गया, शेयर्स लेकर भाग गया लोगों के। तो वो एक आपको मेन फैक्टर है जो आपको रखना है। अनदर वन इज़ ब्रोकरेज। तो लेकिन ऐसा ना हो कि कैपिटल प्रोटेक्शन के चक्कर में आप हाईएस्ट लेवल की ब्रोकरेज दें। तो आपको मतलब दोनों का एक बैलेंस बनाकर यहाँ पर चलना है। तो आपका डीमैट अकाउंट खुलने के बाद अब आप तैयार हैं स्टॉक मार्केट में एंट्री करने के लिए, और आप कैसे अर्न कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है। अब हमारे पास क्या चाहिए हमें अर्निंग करने के लिए? हमें कोई ये बता दे कि ये स्टॉक आप खरीद लो और ये बढ़ने वाला है 10 दिन के अंदर या 1 साल के अंदर। हमें सिर्फ इतना ही तो पता लगाना है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले, और हम वहाँ से उसका पैसा कमा लेंगे। अब डिफरेंट वेज हैं हमारे पास कि कैसे हम स्टॉक्स को चूज़ करें। अच्छे स्टॉक्स हमें पता चल जाएं कि इनमें कुछ मूव आने वाला है और मूव्स को कैप्चर करें। तो जो भी हमने अपने टाइम होराइजन्स के थ्रू ट्रेड लिए हैं उसमें एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। पहला एक सोशल मीडिया, जो कि यूट्यूब है या फेसबुक है या कोई मैसेज हैं, व्हाट्सएप है, जहाँ पर भी, या टेलीग्राम के चैनल्स हैं, वहाँ से हमें एक सोर्स पता चलता है। जो कि दूसरा है हमारा फ्रेंड्स के टिप्स हैं, और तीसरा टीवी चैनल। ये तीनों सोर्स जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जनरली 90% रिटेलर्स यहाँ पर ट्रैप होते हैं, उनको समझ होती नहीं है, और वो लोग जाकर सोशल मीडिया पर के आप अपनी ज़मीन बेचकर पैसा लगा दीजिए इस स्टॉक में, इस तरीके के आपको थंबनेल मिलेंगे यूट्यूब पर। आप जाएंगे वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, फेसबुक पर मिल जाएंगे, या आपको टेलीग्राम चैनल पर बता देंगे आज खरीद लो कल नहीं मिलेगा,
10 दिन में 2 लाख का 10 लाख हो जाएगा। तो उस तरीके का आप उनसे अगर काउंटर क्वेश्चन करें कि भैया तुम ही अपना घर वर लगा दो बेचकर, तो शायद 2-3 घर हो जाएं। तो देखिए ऐसा कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, भगवान के अलावा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता किस स्टॉक में क्या होने वाला है। ये स्पेकुलेशंस हैं, इनके थ्रू रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाया जाता है और उसके बाद उन स्टॉक्स को जो पहले वो खरीदे हुए बैठे रहते हैं, स्टॉक्स बढ़ने लगता है। रिटेल इन्वेस्टर हर्ड मेंटेलिटी होती है, एकदम से भागते हैं किसी स्टॉक के पीछे। 10 रुपये के स्टॉक्स को 1300 रुपये पहुँचा दिया। आप समझ रहे हैं कि कितना मतलब हर्ड मेंटेलिटी की वजह से। या फ्रेंड्स ने कोई टिप दे दिया तो उसमें नुकसान उठाते हैं, टीवी चैनल्स पर बैठ जाते हैं, 5 वहाँ पर एक्सपर्ट बैठते हैं, एक एक्सपर्ट की राय कुछ अलग होती है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो जाता है वहाँ पर और नुकसान उठाता है। तो ये यहाँ से अर्निंग की बजाय हम अपने कैपिटल को नुकसान कर लेते हैं, लॉसेस कर लेते हैं इन 3 चैनल से। इन 3 चैनल से कब फ़ायदा उठा सकते हैं मैं वो बता सकता हूँ। ये भी फ़ायदे की चीज़ें, ऐसा नहीं है कि ये गलत चीज़ें हैं, लेकिन बिगनर्स के लिए जिसको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है उसको इन 3 एरिया से बाहर रहना चाहिए, बिल्कुल दूर रहना चाहिए। चौथा है फाइनेंशियल एडवाइज़र आप नियुक्त कर लें, अपना कोई अपॉइंट कर लें, और आपके पास टाइम नहीं है तो वो आपको एक एडवाइस देता रहे, ये एक अच्छा होता है। लेकिन सेल्फ लर्निंग इज़ बेस्ट। अगर आप खुद से समझ लें, स्टॉक को पहले थोड़ा सा समझ लें और फिर एडवाइज़र की सलाह लें, तो शायद आपका सबसे बेस्ट जो रिज़ल्ट निकल कर आएगा वो यहाँ पर आएगा। और जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते चले जाएं तो फिर इसको यहाँ से हटा दें एडवाइज़र को, और आप अपनी लर्निंग के थ्रू, अपने एनालिसिस के थ्रू मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। कब? और उसके बाद आप जब एक्सपर्ट हो जाएंगे, एक बार लर्न कर लेंगे, सीख जाएंगे, तो आप इन तीनों एरिया से भी प्रॉफिट कमाना सीख जाएंगे। सोशल मीडिया, यूट्यूब पे जो डिफरेंट टाइप की बिट्स एंड पीसीज में वहाँ पर आपको वीडियोस मिलेंगी। जैसे मैं भी अपनी वीडियोस डालता हूँ, तो लेकिन वो किसी बिगनर के लिए नहीं है, वो किसी जो लर्न कर चुका है, स्टॉक मार्केट की नॉलेज रखता है, उसके लिए है। वो बिगनर जाकर वहाँ पर मान लीजिए कोई स्टॉक को बता रहा है, उसको समझ है नहीं, उसने जाकर अगले दिन खरीद लिया, उससे अगले दिन मार्केट क्रैश हो गई, तो हो सकता है पूरी ज़िंदगी वो शेयर उस लेवल पर कभी ना आए। तो आपको सोशल मीडिया, फ्रेंड टिप, टीवी चैनल्स का यूज़ कब करना है? जब आप स्टॉक मार्केट में लर्निंग कर पाएँ, सीख लें, समझ लें स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे हम स्टॉक मार्केट बिहेव करता है। तो अब हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट की लर्निंग क्या होती है और हम कैसे इसको सीख सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हमें केवल 2 ही एरिया को लर्न करना है। पहला फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा टेक्निकल। ये 2 एरिया ही हमें स्टॉक मार्केट में सीखने हैं। यहाँ पर 2 एरियाज टू लर्न, मतलब हम इन दोनों के आसपास ही नज़र आएंगे पूरे की पूरी स्टॉक मार्केट की लर्निंग में। अगर हमें स्टॉक मार्केट में करना क्या है, यहाँ पर अगर हम ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है उसके अगर कंपेयर करें तो 12th पास करना किसी के भी लिए आसान होता है। तो हमें यहाँ पर 12th पास करना है, यहाँ पर हमें ग्रेजुएशन करनी होती है, मतलब टेक्निकल एनालिसिस में थोड़ा एडवांस लेवल का हम जान जाएं, और पीएचडी जो करनी है हमें वो पेशेंस के अंदर करनी है। एक तरीके से हमें पेशेंट रहना है, बिल्कुल शांति के साथ, पीस ऑफ माइंड के साथ स्टॉक मार्केट के अंदर रहना है, तब ही हम अच्छी अर्निंग कमा सकते हैं। और मैं आपको एक जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड की, इवन इंडिया की भी नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर डेटा पॉइंट्स दे दूँ। करीब करीब इंडिया में 4 करोड़ जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि 4 से 5 करोड़ के आसपास रिटेल इन्वेस्टर्स ने डीमैट अकाउंट खुलवाया हुआ है इंडिया में, और उनमें से 97% आर इन लॉस। और उसका रीज़न वही है जो मैंने अभी आपको 3 चीज़ें बताई कि स्टॉक मार्केट में लोग टिप्स के बेसिस पर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, खुद से लर्निंग नहीं करना चाहते, टाइम नहीं। देखिए, या तो आप पैसा दे दीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को, या आप टाइम दे दीजिए लर्निंग के लिए। दोनों में से एक चीज़ आपको देनी पड़ेगी,
तभी आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, अदरवाइज आप इन 97% में रहेंगे, 3% में कभी भी नहीं आ सकते। आप खुद आजमा के देख लीजिए, या जो लोग यहाँ पर इस समय देख रहे हैं इस वीडियो को, उन्हें ये पता है कि 3% में आने के लिए आपको दो चीज़ों में से एक तो करना ही पड़ेगा। या तो आप फाइनेंशियल एडवाइज़र को आप फीस दीजिए, वो आपको सलाह देगा, या आप स्टॉक मार्केट में खुद से लर्निंग कीजिए, टाइम का डिवोट कीजिए, तो आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमाया जा सकता, लोग कमा रहे हैं, ये 3% भी तो कमा रहे हैं। कंपटीशन हाई है यहाँ पर थोड़ा। तो यहाँ पर हमें अब बात करते हैं कि हम क्या सीखेंगे इन फंडामेंटल्स में और टेक्निकल एनालिसिस में। तो ये हमने बात की कि क्या हमें सीखना है, और अब हम इनके थोड़े से माइन्यूट लेवल पर, माइनर लेवल पर चलते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में दो हिस्सों में अगर डिवाइड करूं तो एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है और एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है। क्वालिटेटिव में जैसा कि मैंने अभी एक वीडियो बनाया फेडरल बैंक पर, आप जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। क्वांटिटेटिव में हम जो फिगर्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या उसकी जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, उनकी जो फिगर्स हैं, उनका एनालिसिस करते हैं मेनली। और क्वालिटेटिव में हम उसकी अदर दैन जनरल इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट्स एटसेट्रा के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो ये हम फंडामेंटल एनालिसिस में दो एरियाज़ में हम कवर करेंगे, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम हम समझेंगे। पहले फंडामेंटल एनालिसिस समझेंगे, देन हम टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम तीन चीज़ों पर मेन फोकस करते हैं। पहला होता है हम चार्ट, यानी कि एक तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो स्टॉक के मूव, जो प्राइस है उसका, और वॉल्यूम, जो प्राइस ने में खरीद या सेल परचेज जो हुई है उसका वॉल्यूम को हम चार्ट्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, प्राइस बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही सिंपल है, और इससे क्या पता होता है, इससे ये पता होता है जैसे हम लोग अपनी साइकोलॉजी के थ्रू ह्यूमन बिहेवियर को जानने की कोशिश करते हैं, साइकोलॉजिस्ट, ऐसे ही हमें स्टॉक मार्केट का साइकोलॉजिस्ट बनना है और स्टॉक साइकोलॉजिस्ट बनना है, यानी कि प्राइस के बिहेवियर को हमें समझना है। यही सारा इसका निचोड़ है कि टेक्निकल एनालिसिस में केवल और केवल प्राइस बिहेवियर को समझना है। उसके लिए तीन मेन टेक्निक्स हैं। चार्ट्स का एनालिसिस, दूसरा टेक्निकल इंडिकेटर्स। टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, उनको हम, उनके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि अब स्टॉक में टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि स्टॉक अब किस डायरेक्शन में जाने वाला है। टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या हैं? टेक्निकल इंडिकेटर्स कुछ नहीं है, कुछ एक्सपीरियंस जो फाइनेंशियल एनालिस्ट रहे, जिन्होंने स्टॉक मार्केट एनालिस्ट रहे, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर कुछ यहाँ पर अपने एक ट्रेड सेटअप बनाए और उनसे पता लगाने की कोशिश करी और सक्सेसफुल रहे, और उसका एक नाम दे दिया उन्होंने टेक्निकल इंडिकेटर्स। जैसे कि RSI होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, MACD होता है, या फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है, बोलिंजर बैंड होता है। ये सब क्या है? ये सब टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं। तीसरा है ट्रेड डेटा। हम ट्रेड डेटा की सहायता से भी यहाँ पर समझने की कोशिश कर सकते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा इसको तो ट्रेड डेटा की सहायता से हम लोग ये पता लगा लेते हैं कि स्टॉक में अब कोई मूव किस तरफ आने वाला है। तो ये तीन एरियाज़ को हम टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ेंगे। टेक्निकल इंडिकेटर्स हो गए, बोलिंजर बैंड्स था ये, या प्राइस वॉल्यूम
का एनालिसिस हो गया चार्ट्स के थ्रू या ट्रेड डेटा हो गया। तो इन 3 चीज़ों को हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ेंगे, जो कि हम फर्स्ट हम फंडामेंटल एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा बेसिक से। फर्स्ट जो क्लास हम नेक्स्ट सैटरडे में लेने वाले हैं, और दूसरा हम उसको टेक्निकल एनालिसिस उसके बाद संडे की जो क्लास होगी उससे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें स्टॉक मार्केट में आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमें नहीं करने हैं कभी भी। कुछ इम्पोर्टेंट बातें कर लेते हैं, उसके बाद आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको कभी भी स्टॉक मार्केट में एज ए बिगनर नहीं करनी है, या कभी भी एज ए एक्सपीरियंस होल्डर भी नहीं करनी है। अगर एक्सपीरियंस भी हो गया है, एज ए स्टॉक में आप कमा रहे हैं, एक तो कभी भी आपको नेवर डू ट्रेड विदाउट लर्निंग। मतलब मेरी ये सलाह है कि आप कभी भी ट्रेड विदाउट लर्निंग या एडवाइस के बिना ना करें। पहला जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, या आप कसम खा लें कि मुझे लर्निंग के बिना, जब तक कि मैं मुझे कोई नॉलेज ना हो स्टॉक के बारे में, कंपनी के बारे में पूरा जाने पहचाने। देखिए, इसके ऊपर सेबी भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन लोग सुनते नहीं हैं, और एडवाइस के बिना मैं कभी ट्रेड नहीं करूँगा। दूसरा फ्रेंड्स, आपको कभी भी स्टॉप लॉस के बिना, स्टॉप लॉस यानी कि आपने कोई शेयर 100 रुपये का लिया है और आपको लगता है कि नीचे की तरफ ये 10% जाता है, तो आप स्टॉप लॉस लगा के, इसका हम अपने आने वाली स्टॉक मार्केट की लर्निंग क्लासेस में बताएंगे कि स्टॉप लॉस क्या होता है, कैसे लगता है स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस के बिना कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे। तीसरा, टिप्स पर कभी ट्रेड नहीं करना, टिप्स पर कभी भी ट्रेड नहीं करना। चौथा दोस्तों, आपको जल्दबाजी में कभी नहीं करना ट्रेड। अगर कहीं से आपको ये पता चल गया कि इसमें ये न्यूज़ आने वाली है, देखिए अभी कुछ लोगों ने कुछ स्टॉक्स में गलत टाइम पर एंट्री ली, जल्दबाजी में एंट्री ली, समझ नहीं पाए और नुकसान में हैं। तो आपको कभी भी जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेना है। मैं यहाँ पर नाम ले रहा हूँ उस स्टॉक का। तो सोच समझ कर, पेशेंस रखकर, कब एंट्री है, कब एग्जिट पॉइंट है, तो आपको उस हिसाब से बिल्कुल सोच समझकर उसको एंट्री और एग्जिट करनी है। फिर आपको कभी भी स्पेकुलेटिव मूव को कैप्चर करने की कोशिश नहीं करनी जब तक कि आप एक्सपर्ट ना हो जाएं। स्पेकुलेटिव मूव क्या होता है दोस्तों? देखिए, कोई फंडामेंटल चेंज हुआ नहीं स्टॉक में, और एकदम से उस स्टॉक में एक तरीके से अपर सर्किट लगने लगा या बहुत तेज़ी के साथ भाग रहा है। एक 10 रुपये का शेयर था, पतंजलि ने उसको ख़रीदा, वो 1300-1500 रुपये चला गया। उसके बाद दोस्तों उस स्टॉक की हिस्ट्री आप जानते ही हैं, रेस्ट इज हिस्ट्री, अगर मैं इंग्लिश वर्ड यूज़ करूँ यहाँ पर। तो आप ये कभी भी स्पेकुलेटिव मूव्स को कैप्चर ना करने की कोशिश करें। देखिए, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कैपिटल प्रोटेक्शन। अगर आपके पास कैपिटल बची हुई है, ये 5 चीज़ें नहीं करनी है। मतलब कैपिटल अगर आपके पास है बची हुई, तो वो आप कभी उससे दोबारा से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अगर एक बार चली गई तो दोस्तों फिर वो वापस नहीं आती है। तो आपको अपना कैपिटल बचा कर रखनी है। कंजर्वेटिव अप्रोच, मतलब एग्रेसिव अप्रोच यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव हो जाती है। एग्रेसिव अप्रोच नहीं रखनी है स्टॉक मार्केट में, कंजर्वेटिव अप्रोच रखनी है। कंजर्वेटिव से भी आप पैसा कमा सकते हैं। मान लीजिए आप कोई स्टॉक में आपने इन्वेस्ट कर लिया राइट टाइम पे, आपको लगता है कि 20% प्रॉफिट होना चाहिए और आप निकलते नहीं, 20% का प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन आप लालच करते हैं, ग्रीड रखते हैं और 50% के आसपास सोचते हैं कैप्चर करने की, लेकिन वो 40% से ऐसा मूव नीचे की तरफ देता है कि हो सकता है कि आपका यहाँ पर 40% का नुकसान हो जाए। तो आपको ग्रीड एंड फियर फैक्टर से दूर रहना है, जो कि स्टॉक मार्केट का है। इसलिए मैंने आपको कहा कि कंजर्वेटिव अप्रोच आपको हमेशा रखनी है। उतना ना तो फियर करना है, हमें डरना भी नहीं है। अगर डरेंगे तो हम इन्वेस्ट कैसे करेंगे? कैपिटल प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप कैपिटल को लेकर बैठ जाएं और स्टॉक कुछ ट्रेड करें ही ना।
कैपिटल प्रोटेक्शन का मीनिंग यहाँ पर दोस्तों ये है कि कैपिटल को सोच समझकर बहुत ही तरीके से एक सिस्टमेटिक अप्रोच के थ्रू हमें इन्वेस्ट करना है और पैसा कमाना है। यानी कि ग्रीड एंड फियर जो फैक्टर है हमारा, उसको हमें दूर रखना है। तो फ्रेंड्स, ये आज हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में 4-5 टॉपिक्स को समझा कि स्टॉक मार्केट के मिथ्स क्या हैं, स्टॉक मार्केट होती क्या है, टाइप्स क्या हैं, उसके ट्रेड्स क्या हैं और क्या हमें पढ़ना है अपनी क्लासेस में। तो ये मेरी तरफ से इंट्रोडक्टरी क्लासेस थी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पर दोस्तों चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं और उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं आज का सेशन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, बाद में भी आप पूछ सकते हैं। और मैंने हमारा मैं आपको यहाँ पर एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि फ्री है, उसका कोई चार्जेस नहीं है, उसका लिंक मैं यहाँ पर शेयर कर दूँगा वीडियो के एंड में। और वहाँ पर हम रियल टाइम मार्केट का मूव्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारा नुकसान ना हो अगर आप एज ए ट्रेडर काम कर रहे हैं। जैसा कि देखिए, हमारा पर्पज़ एचएस इन्वेस्टोलॉजी का पर्पज़ है सिंपल कि आप रिटेल इन्वेस्टर्स का जो भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं किसी भी तरीके से, वो हमें हेल्प करनी है। बाकी हमें कुछ नहीं है आपसे कोई लेना, मतलब आपको अगर लगता है कि हमसे सीखें तो आप हमारे यहाँ सीखें, लेकिन आप सीख कर ही मार्केट में पैसा कमा सकते हैं, कहीं और से भी सीख सकते हैं। मेरा ये मानना है, अगर आपको लगता है कि आप कहीं और ज़्यादा अच्छा सीख सकते हैं तो वहाँ से सीखें, लर्न ज़रूर करें लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले। और अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमने बहुत मिनिमल चार्जेस पर यहाँ पर एक कोर्स लॉन्च किया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो मेरी तरफ से यही था आज। हाउ टू नो दैट इज़ द राइट टाइम टू एंटर इन द मार्केट और एग्जिट। देखिए, राजकेश सिंह जी ने पूछा है, मैं आपको यहाँ पर 4 स्टेज होती हैं राजकुमार जी, 4 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है एक्यूमुलेशन फेज, दूसरी स्टेज होती है बुलिश, और फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और देन बियरिश फेज। ये मार्केट एज ए मार्केट का भी 4 स्टेजेस हैं, साइकिल बोल लें, कुछ भी बोल लें आप एक तरीके से। एक्यूमुलेशन में क्या होता है कि स्टॉक थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है, यहाँ पर एक तरीके से अप्स एंड डाउन्स आते हैं, छोटे छोटे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, एक तरीके से कंप्रेशन जोन में होता है, एकदम से वो उसके अंदर पार्टिसिपेशन होता है और बुलिश फेज में चला जाता है। बुलिश फेज का मतलब है एक तरीके से यहाँ पर पब्लिक पार्टिसिपेट करती है, पब्लिक पार्टिसिपेशन होने लगता है और शेयर या मार्केट बहुत तेज़ी के साथ भागती है। अभी मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, जैसा कि अभी मार्केट फॉल हुआ था तो उसके बाद 7500 से लगभग 10,000 तक एक्यूमुलेशन चला, जो कि लगभग 2 महीने के आसपास चला। उसके बाद बुलिश फेज में आई और मार्केट 11,800 के आसपास पहुँच गई। बुलिश फेज में पब्लिक ने पार्टिसिपेट किया, खूब शेयर्स खरीदे और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया। अभी आप देख रहे हैं कितना फ्लक्चुएशन है मार्केट में, 11,200 पर आ जाती है, कभी 11,800 पर चली जाती है, कभी 11,500, कभी 11,300, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है, सेलिंग होती है बड़े प्लेयर्स के द्वारा। यहाँ पर बड़े प्लेयर्स सेलिंग करते हैं, बिग प्लेयर्स, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो बाई करते हैं। वो उसको समझ नहीं पाते कि ये एक्यूमुलेशन फेज है या डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। लोग इसको कंसोलिडेशन फेज बोलते हैं। आप टीवी पर इसकी भाषा अगर समझेंगे तो वो टीवी पर जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन फेज। मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन में 2 मतलब आपको समझना, डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है। एक्यूमुलेशन भी कंसोलिडेशन है और यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन भी कंसोलिडेशन है। अब कंसोलिडेशन किस लेवल का हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन का कंसोलिडेशन चल रहा है, जो कि मार्केट में इस समय चल रहा है। मेरे अकॉर्डिंग, मेरा टेक्निकल एनालिसिस गलत भी हो सकता है,
लेकिन कंसोलिडेशन डिस्ट्रीब्यूशन का चल रहा है। यहाँ पर हाई लेवल पर जाकर सेलिंग होती है और नीचे के लेवल्स पर बाइंग होती है। तो जो स्पेकुलेटर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, बिजनेस करते हैं, वो लोग यहाँ पर नीचे के लेवल्स पर खरीदते हैं और हाई लेवल पर बेचते हैं विदाउट एनी फंडामेंटली चेंज। तो यहाँ पर अभी आपने देखा जो हम पिछले 8-10 दिन से जो 2 वीक से देख रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन फेस स्टार्ट हो गया है। उसके बाद बियरिश फेस आता है जिसमें कि एक तरीके से पब्लिक वहाँ पर यूफोरिया आ जाता है कि अब तो मार्केट गिरेगा, सब कुछ क्रैश होने वाला है, जैसा कि कोविड-19 के टाइम पर हुआ। एकदम से मार्केट ने 12,000 से और 7,500 टच किया। तो ये एक मैंने आपको 4 फेसेस बताए। अब अगर इन 4 फेस में आपने यहाँ पर कहीं परचेज कर लिया तो आपको भारी नुकसान होना है, और अगर आपने यहाँ पर परचेज कर लिया तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होना है। अगर आप बिना लर्निंग के जाएंगे, बिना लर्निंग मतलब इन 4 स्टेज का आप पता नहीं लगा पा रहे कैसे कहाँ पर कौन सी स्टेज चल रही है, तो आप भारी नुकसान उठाने वाले हैं। अगर आप पता लगा लेते हैं तो आप एक प्रॉफिट यहाँ पर आप सेल कर देंगे, अगर आप मतलब आपको नॉलेज है स्टॉक मार्केट की, और यहाँ पर आप बाई करेंगे। तो ये स्टॉक मार्केट की लर्निंग के थ्रू ही हम पता लगा सकते हैं, और हमें अवेयर रहना चाहिए। आप फिर अगर खुद से लर्निंग नहीं करते तो फाइनेंशियल एडवाइज़र की सहायता से ये पता लगा सकते हैं कहाँ पर खरीदना है, कहाँ पर बेचना है। तो अगर ये 4 स्टेज किसी भी एक्सपर्ट को पता है तो वो आपको बता देगा कि कहाँ पर खरीदना है और कहाँ पर बेचना है। कई बार गलत हो जाता है, एक्यूमुलेशन फेज के बाद थोड़ा सा डाउन आ जाता है, लेकिन वो फिर ऊपर की साइड जाएगा ही जाएगा कंप्रेशन जोन में। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज RSI, कैन यू अगेन एक्सप्लेन टेक्निकल एनालिसिस सेक्शन? यस आई कैन। अमित जैन जी का क्वेश्चन है, एक बार और समझ लेते हैं। देखिए फंडामेंटल्स तो आप जानते ही हैं, टेक्निकल मेनली क्या बताता है हमें, टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। ये आपको प्राइस बिहेवियर बताएगा। जैसे हम ह्यूमन का बिहेवियर पढ़ते हैं साइकोलॉजी के थ्रू, टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हम केवल स्टॉक के प्राइस का बिहेवियर को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि प्राइस अब कैसे बिहेवियर करने वाला, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई को हम जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर डिमांड जोन है और कहाँ पर सप्लाई जोन है। जैसे कि मैंने आपको 4 स्टेजेस बताई, एक्यूमुलेशन डिमांड जोन है, डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई जोन है। अगर आपको ये पता है कि डिमांड है तो आप एक्यूमुलेशन फेस में खरीदेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन फेस में आप सेल करेंगे। अब टेक्निकल एनालिसिस में जो सेग्रीगेशन होता है कि कितने तरीके का टेक्निकल एनालिसिस है, पहला है चार्ट का, चार्ट के थ्रू। चार्ट कुछ नहीं है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है प्राइस की और उसके वॉल्यूम्स की। दूसरा टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स जो कि पुराने जो एनालिस्ट थे, मान लीजिए आप कल को एक एक्सपर्ट हो जाते हैं स्टॉक मार्केट के, लर्निंग समझ लेते हैं और आपको एक एक्सपीरियंस हो जाता है और आप खुद से एक अपना ट्रेड सेटअप तैयार कर लेते हैं। ट्रेड सेटअप तैयार करने के बाद ट्रेड सेटअप तैयार करने के बाद आपको लगता है कि अब ये ट्रेड सेटअप परफेक्ट काम कर रहा है और आप उस ट्रेड सेटअप को अपने नाम पर एक तरीके से कॉपीराइट करा लेते हैं और उसका एक सेटअप तैयार करके उसको कोई नाम दे देते हैं। जैसा कि RSI है, RSI किसी को नहीं पता था लेकिन शुरुआत में किसी ने बनाया, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का मतलब क्या है कि स्टॉक में इस समय स्ट्रेंथ है या नहीं है। RSI हमें ये बता देता है कि ओवरबॉट जोन में स्टॉक है या ओवरसोल्ड जोन में स्टॉक है। इसका मेनली 20 to 80, 0 to 100 होता है इसका लेवल, लेकिन हम 20 से नीचे अगर स्टॉक है तो उसको बोलते हैं ओवरबॉट जोन, और अगर 80 से अबव है स्टॉक RSI का इंडेक्स तो उसको बोलते हैं ओवरसोल्ड जोन, जो कि बहुत डेंजरस होता है खरीदने के लिए। एक तरीके से ये आपको यही बता रहा है कि आप कहाँ पर हैं, डिमांड जोन में हैं या सप्लाई जोन में हैं।
ये एक मतलब सेपरेट टॉपिक है, मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आप समझ जाएं तो आप 20 से और 80-70 के बीच में खरीद सकते हैं, लेकिन 80 से ऊपर थोड़ा रिस्की हो जाता है खरीदना यहाँ पर। दूसरा, जैसे कि बहुत सारे बोलिंजर बैंड्स है, बोलिंजर बैंड्स हमको वोलेटिलिटी बता देता है कि स्टॉक में कितना वोलेटिलिटी है, किस लेवल पर आपको स्टॉप लॉसेस लगाने चाहिए। तो इनके थ्रू हम टेक्निकल इंडिकेटर्स के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें डिमांड एंड सप्लाई की समझ पाते हैं। थर्ड वन आता है हमारा ट्रेड डेटा। मान लीजिए आज किसी ने बड़े प्लेयर ने कोई डिलीवरी ज़्यादा ले ली, किसी स्टॉक में डिलीवरी एकदम से बढ़ गई, वॉल्यूम एकदम से बढ़ गया, तो वो कैसे पता चलेगा हमें? तो वो हमें पता चलेगा एट द एंड ऑफ द डे। एट द एंड ऑफ द डे NSE की वेबसाइट से जाके, या आप HS इन्वेस्टोलॉजी पे मैंने लिंक शेयर किए हुए हैं, हमारी वेबसाइट है hsinvestology.com, वो वहाँ पर जाके आप उन डेटा पॉइंट्स को डाउनलोड करते हैं, उसका एक एनालिसिस करते हैं। और जब एनालिसिस आप कर लेते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि इस स्टॉक में आने वाले समय में क्या होने वाला है। वो आपको थोड़ा सा किसी मतलब कहीं पर जाकर आपको समझना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर एनालिसिस का क्या मतलब है। यानी कि डिलीवरी बढ़ी है तो क्या हो सकता है, डिलीवरी बढ़ेगी कब, डिलीवरी कब तब बढ़ेगी जब कोई उसमें इंटरेस्ट ले रहा होगा। मान लीजिए किसी स्टॉक की डिलीवरी, मतलब डिलीवरी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि 100 शेयर्स ट्रेड हुए, उसमें से कितने लोगों ने उसको सीरियसली बाय किया लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि कल कैरी कर ले जा रहे हैं, 2-4 दिन के लिए कैरी कर ले जा रहे हैं, तो उसको हम डिलीवरी बोलते हैं। यानी कि उन्होंने अपने डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिया। इंट्राडे में वो लोग स्क्वायर ऑफ पोजीशन अपनी नहीं कर रहे हैं। तो जब डिलीवरी बढ़ती है तो कोई बड़ा प्लेयर उसमें, या जो रिटेल इन्वेस्टर्स भी हैं, वो थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो यानी कि उसका प्राइस कहीं ना कहीं बढ़ने वाला है। तो इस तरीके का एक एनालिसिस हो जाता है ट्रेड डेटा से। तो हमने क्या समझ लिया यहाँ से कि प्राइस बिहेवियर, कि प्राइस इसका किस तरीके से बिहेव करने वाला है। तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको सिंपल सा अगर इन शॉर्ट बताऊँ तो यहाँ पर यही है कि हमें प्राइस का बिहेवियर समझना है टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू हमें वैल्यूएशन समझनी है कि एक्चुअल में जो हम जिस वैल्यू पर इस शेयर को खरीद रहे हैं, मान लीजिए आप रिलायंस का शेयर आज 2300 रुपये का चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, क्या वो 2300 रुपये की वैल्यू है? क्या मैं 2300 रुपये उसके लिए खर्च करूं, या उससे अच्छा 2300 रुपये के मैं टाटा मोटर्स के 10 या 12-15 शेयर आ जाएंगे, मेरे पास 150 रुपये का शेयर है, तो क्या उसको खरीदूं या इसको खरीदूं? तो दोनों का फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा तो मुझको ये पता चल जाएगा कि कौन सा मुझको शेयर खरीदना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। यानी कि मुझे ये पता चल जाएगा कि अंडर वैल्यूड कौन सा स्टॉक है और ओवर वैल्यूड कौन सा स्टॉक है। क्या रिलायंस में पिछले 6 महीने में ऐसा हो गया कि उसका शेयर 800 से 2300 हो गया? ये आपको समझ आएगा फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू। जब आपके उसके फाइनेंशियल डेटा पॉइंट्स को आप पढ़ेंगे, और दूसरा उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, या उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसने कितना डाइवर्सिफिकेशन किया है, हो सकता है वो 4600 रुपये का शेयर हो, अंडर वैल्यूड हो, तो वो आप वहीं से पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो फिर अदरवाइज क्लोज करते हैं, और हम लर्निंग में अपने साथ बने रहेंगे। मेरा मानना एट द एंड ऑफ द डे यही है कि आप लोग प्लीज़ लर्निंग के बिना बिल्कुल भी मार्केट में इन्वेस्ट ना करें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मतलब मैंने खुद भी बहुत सारी मनी लूज़ की थी, उसके बाद ही मैंने खुद से लर्न किया, और अब प्रॉफिट में है, और अच्छे प्रॉफिट में है, ऐसा नहीं है, और लगातार प्रॉफिट में है। अगर देखिए कोई 100% प्रॉफिट में नहीं हो सकता। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, भगवान के अलावा कोई भी 100% प्रॉफिट में नहीं हो सकता, क्योंकि उसको ही पता है, गॉड को ही पता है कि अब क्या होने वाला है इसके अलावा। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आप 80% अगर प्रॉफिट में हैं तो आप उन 3% रिटेल इन्वेस्टर्स में आते हैं जो मार्केट से डेली बेसिस पर अच्छा पैसा कमा कर जाते हैं, या लॉन्ग टर्म में ईयर के एंड में उनकी जो अच्छी प्रॉफिट होते हैं। और अगर आप मतलब 80-20 का रेशियो होना चाहिए, 80% आप प्रॉफिट में होने चाहिए और 20% होता है लॉस, होगा ही होगा। स्टॉक मार्केट मीन्स अगर आपको स्टॉक मार्केट में है, रिस्क तो एक ही चीज़ का है। देखिए आप नॉर्मल बिजनेस में जाते हैं तो नॉर्मल बिजनेस में आपको 100% श्योरिटी, कौन सी ऐसी बिजनेस है जिसमें आपको 100% श्योरिटी मिल गई है कि आप वहाँ से प्रॉफिट कमाएंगे ही कमाएंगे?
आपको कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्रॉफिट ही कमाएं। तो आपको 80-20 का रेशियो रखना है। वो कैसे रखना है? लर्निंग के थ्रू, चाहे कहीं भी लर्न करें और अर्न करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, और विश यू ए बेस्ट ऑफ लक। आप खूब अर्न करें पैसा मार्केट से। थैंक यू।